हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। हमने मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर कर लिया था, स्पीड पढ़ा दी थी और एक वीडियो में तो हम माइक लगाना जो है वो भूल गए थे। सो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, उसके साथ आप उसमें थोड़ा मैनेज कीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। आज हम चालू करने वाले हैं एक टॉपिक, और स्पीड से अगला टॉपिक वो है वेलोसिटी। हालांकि स्पीड में हमने केवल डायरेक्शन को छोड़ के इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर ली थी। कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीज़ें होंगी। मतलब हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके पास वेलोसिटी का एक परिमाण होगा और उसके पास एक होगी दिशा। जो वेलोसिटी का मतलब वेग का जो परिमाण होता है वो बताता है चाल, और इसकी जो ये कैप लगाया है ये है वेग की दिशा। तो हमने पिछले जो लेक्चर थे उसमें इसके मैग्नीट्यूड मतलब चाल के बारे में बात कर ली थी। यदि वो अच्छे से समझ में आ गया है तो आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है एक सेकंड में आपने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो होगी आपकी वेलोसिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी या वेग इक्वल टू विस्थापन अपॉन टाइम। समय लिख देते हैं, ठीक है। ये है हमारा वेग। वही मात्रक क्या है जी? विस्थापन किस में नापते हैं? मीटर में। इसका यूनिट क्या है? टाइम, तो मीटर अपॉन सेकंड ऐसे करते हैं। डायमेंशन बताइए, L1 T-1, और इसमें m कितना है? 0, तो चाहो तो m0 भी लगा सकते हो, पर L1 T-1 ठीक है। अभी बताया कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। सो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? वेग डिपेंड करेगा उसकी चाल कितनी है किसी भी वस्तु की, और उसकी दिशा क्या है, क्योंकि चाल को और दिशा को मिला के क्या बनता है? वेग बनता है। चलिए, ऐसे ही एक समान चाल पड़ी थी, असमान चाल पड़ी थी, वैसे ही वेग में भी अपन पढ़ते हैं। एक समान वेग मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड पड़ी थी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एवरेज। चलो देखिए, पहला है एक समान मतलब यूनिफॉर्म वेग मतलब वेलोसिटी। चलिए, एक समान वेग का मतलब क्या है कि वेग किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेग है उसकी चाल और दिशा दोनों नियत होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसका वेग नियत होना चाहिए, ठीक है। किसी ऐसा लिख देते हैं, वेग कैसा होना चाहिए? नियत। और वेग नियत होने की क्या शर्त है? कि उसकी चाल प्लस दिशा दोनों ही नियत होनी चाहिए। और दोनों नियत होने का क्या मतलब है? कि जो दिशा है वो एक ही दिशा होनी चाहिए, मतलब एक यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो कोई भी पार्टिकल जब नियत चाल से एक ही दिशा में गति करेगा तो हम कहेंगे कि वो एक समान वेग है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जब चाल भी नियत है, दिशा भी नियत है, तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे टाइम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dt या डेल्टा v/डेल्टा t। जब वेग में ही परिवर्तन नहीं है तो इसको 0 लिखेंगे, नीचे डेल्टा t आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। एक समान वेग में त्वरण मतलब एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब असमान वेग। ये क्या होता है? असमान वेग कोई भी हो सकता है, क्योंकि वेग को बदलने के लिए या तो चाल बदलो या दिशा बदलो। तो असमान वेग में या तो चाल बदल रही होगी या दिशा बदल रही होगी। कहने का मतलब समय के सापेक्ष जो तय किया गया विस्थापन और उसकी दिशा है वो नियत नहीं होगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? जिस वस्तु का वेग नियत ना हो, और वेग नियत ना होने के लिए हम वापस बता रहे हैं
वो इतनी ही बात है, या तो आप इसकी चाल को बदलो, मतलब वेग के परिमाण को बदलो, या आप दिशा को बदलो। तो या तो यहाँ वेग बदलने के लिए चाल को अलग करोगे या दिशा को अलग करोगे, लेकिन इस स्थिति में जो एक्सेलरेशन है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, उसकी चाल समय के साथ बदल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बदलेगा, या उसकी दिशा बदल रही है तो भी एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का त्वरण का मान कभी भी जीरो नहीं होता। चलिए, एक आती है तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है, या तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है, किसी एक पॉइंट पे या किसी एट द मोमेंट टाइम पे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तीसरा है तात्क्षणिक वेग, मतलब इंस्टेंटेनियस वेग। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि ये विस्थापन है, ये क्या है, टाइम। तो विस्थापन और टाइम में कोई ग्राफ मिल गया ऐसा। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हर एक टाइम पे इसका विस्थापन का जो परिवर्तन है वो बदल रहा है। मतलब यहाँ जो वेलोसिटी है, यहाँ जो वेग है वो नियत नहीं है। नियत कब होगा वेग, x और t, ये वेग नियत होगा, जितना टाइम उतना विस्थापन, जितना टाइम उतना विस्थापन। तो ये क्या है, परिवर्तनशील वेग है। और परिवर्तनशील वेग का मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे वेग का मान अलग अलग, यहाँ वेग अलग होगा, यहाँ वेग अलग होगा, यहाँ वेग अलग होगा, यहाँ वेग अलग होगा। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब है, आपने कह दिया कि हमको तो बी पॉइंट पे वेग चाहिए। बी पॉइंट का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेग चाहिए। तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे यदि वेग निकाल रहे हैं तो उसका मतलब होगा तात्क्षणिक वेग। और आपको तरीका भी बताया था, इसके लिए बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं और छोटी सी क्या लेते हैं, डेल्टा एक्स। छोटे से त्रिभुज बनता है और छोटा सा त्रिभुज बनने के कारण ये जो घुमाव आता है इसको स्ट्रेट मान लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा जी, छोटा है तो dx, ये क्या हो जाएगा dt, ये क्या है थीटा। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, उसमें आ रहा होगा शायद, tan थीटा इक्वल टू dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt ही क्या कहलाता है, वेग। कौन सा वेग, तात्क्षणिक वेग। चलिए, बात आई समझ में, नहीं आई। किसी भी ग्राफ की ढाल, इस बात से क्या पता चल रहा है कि किसी भी ग्राफ की जो ढाल है, मतलब उसका जो स्लोप है वो किसको बताएगा, किसी भी ग्राफ की नहीं, सॉरी, विस्थापन और समय, एक्स के ग्राफ की ढाल या स्लोप किसको बताएगा, वेग को। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका न्यूमेरिकल पहले भी करवा चुके हैं, एक वापस करवा रहे हैं। ये एक पार्टिकल A है, एक V है, ये विस्थापन है, ये टाइम है। ये एंगल थीटा, मत बनाओ एंगल, सीधा ही बता दो किसका वेग ज़्यादा होगा। सर जी, जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा। tan थीटा का मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। tan थीटा ज़्यादा होने के लिए थीटा ज़्यादा चाहिए। थीटा किसका ज़्यादा है, A का ज़्यादा है। किसका कम है, B का कम है। तो थीटा जो A है वो ज़्यादा है थीटा B से। इसका मतलब tan थीटा A ज़्यादा होगा किससे, tan थीटा B से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ पर आपको बता ही दिया था हमने, एक बार वापस समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। कहाँ पे रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी में ये ग्राफ पूछा जाता है, या ये जो न्यूमेरिकल का पैटर्न है वो इसी में पूछा जाता है, कई जगह पूछा जाता है। आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर वाले चैप्टर में कि Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। Q बराबर क्या होता है, CV, और C बराबर क्या होता है जी, Q अपॉन V। अब वो ऐसे ग्राफ दे देता है, ये Q है, ये V है। तो बताइए चालक A की धारिता ज़्यादा होगी या चालक B की। C क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस, मतलब धारिता। तो ये Q और B में मतलब आवेश, चार्ज और वोल्टेज में ग्राफ बना के ये पूछ लेता है कि किसकी धारिता ज़्यादा होगी या किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो वही कॉन्सेप्ट है, C बराबर क्या है, Q अपॉन B। मतलब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, Y अपॉन X का। Y अपॉन X का मतलब किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, tan थीटा की। तो जिसका थीटा ज़्यादा उसकी ढाल ज़्यादा। बात आ रहा है समझ में। और C को क्या लिख सकते हैं,
और सी को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। इसका मतलब यही तो कह रहा है वो, सी बराबर आप लिखना चाहते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ हमारा वाई होता है, यह हमारा एक्स होता है। तो यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट एज इट इज काम आता है। और भी कई सारे तरीके हैं, जो रेजिस्टेंस वाला इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी बराबर आई आर, और आर बराबर क्या होता है बी अपॉन आई। आर बराबर क्या होगा बी अपॉन आई। ग्राफ बना दिया आपको, यहाँ पे बी बना दिया, यहाँ पे आई बना दिया। ए घेरा चालक, ए घेरा, पूछ लिया किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है बी अपॉन आई। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक छोटा सा इंटरवल ले लो, ये क्या होगा, ये डेल्टा बी है तो ये डेल्टा बी है तो ये भी डेल्टा बी होगा। ये क्या है डेल्टा आई तो ये भी डेल्टा आई होगा। ये क्या बन गया थीटा, यहाँ से टेन थीटा कैलकुलेट करो, टेन थीटा बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई, और ये किसके बराबर है आर के बराबर। इसका मतलब जिसका थीटा ज़्यादा उसका टेन थीटा ज़्यादा, जिसका टेन थीटा ज़्यादा उसका आर ज़्यादा। तो किसका आर ज़्यादा है ए का, क्योंकि थीटा किसका ज़्यादा है ए का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेन थीटा वाला स्लोप वाला, ये हर जगह काम आने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखें। पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से स्लोप को समझाने की कोशिश की है, टेन थीटा को स्लोप को बहुत अच्छे से रिलेट करने की कोशिश की है। आप उसको अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ चल रहे थे हम, ताक्षणिक पे। तो ऐसा करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको भी हटा दें। कई बार क्या होता है पेपर में, जिस तरह का न्यूमेरिकल अभी हम करवा रहे हैं वो यूपी पीसीएस में आया हुआ है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिए। वो न्यूमेरिकल है कि x कोई एक वस्तु है जो x डायरेक्शन में चल रही है, और उसके लिए x मतलब स्थिति और समय में, मतलब विस्थापन और समय में एक रिलेशन दे रखा है, वो है 10t माइनस 2t स्क्वायर, 10t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, तो हमको वो समय कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द टाइम एट विच द वेलोसिटी इज ज़ीरो। हमको इस विस्थापन और समय के रिलेशन से वो टाइम निकाल के देना है जिस पर वेलोसिटी जीरो होगी। और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2 सेकेंड, ऑप्शन बी है 4 सेकेंड, ऑप्शन सी है 2.5 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 3.5 सेकेंड। चलिए चेक करते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो। इसका मतलब हमको कंडीशन क्या दी है कि वेलोसिटी को जीरो करना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे विस्थापन से, क्या तरीका है हमारे पास? तरीका है सर dx अपॉन dt। क्या है ये वेलोसिटी, क्योंकि ये वेक्टर होता है। आ जाइए dx अपॉन dt कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा 10, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2t। 10 माइनस कितना आ जाएगा जी 4t, और ये क्या है वेलोसिटी। क्या कंडीशन दे रखी है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 10t माइनस 4t बराबर जीरो, 10 बराबर 4t और t बराबर 10/4, मतलब 2.5 सेकेंड। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, तो ये ताक्षणिक वेग से या ताक्षणिक स्पीड से कई सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन करना होता है, बड़े इजी आते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए और भी एक क्वेश्चन करवा देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो KBS 2018 में पूछा गया है, जो 2018 में KBS हुआ था उसमें आया था। देखिए KBS और NBS जितनी भी परीक्षाएं हैं, मध्य प्रदेश लेक्चरशिप है, यूपी PGT की परीक्षा है, RPSC लेक्चरशिप है, वो सभी आपसे कॉन्सेप्ट डिमांड करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस बुक के न्यूमेरिकल हैं, इस बुक के न्यूमेरिकल करें या उस बुक के न्यूमेरिकल करें। आपसे डिमांड ये किया जाता है कि आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। यदि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ रहा है, इसके
स्लोप निकलना आ रहा है तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि फॉर्मूलों को रटने पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि यदि हम उस बुक से न्यूमेरिकल निकालेंगे तो उस बुक से हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर में आ जाएंगे। उससे क्या हो जाता है, जब पेपर में अलग न्यूमेरिकल मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये तो हमने किया ही नहीं है, तो हमसे होगा ही नहीं। ये मानसिकता दिमाग में बन जाती है। इस मानसिकता को ख़त्म करने का सीधा सा तरीका है, आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करें। जब न्यूमेरिकल करें तो ये सोचें कि जिसका डिफरेंशिएशन ही क्यों हुआ, इसमें t बराबर हमने b बराबर 0 ही क्यों रखा, हर चीज़ का जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो है नहीं, जो चीज़ें फिक्स हैं वही हैं, यहाँ तो तर्क वितर्क चलेंगे। तो आप तो अपने लॉजिक लगाएं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है रूट एक्स इक्वल टू t+7। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, मतलब रिलेशन दे रखा है x और टाइम में। तो आपको बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आप वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए। रूट एक्स इक्वल टू t+7 आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। आपको विस्थापन और टाइम में रिलेशन दे रखा है। चलिए देखिए, उम्मीद है आपका आंसर आया होगा। अब आप मैच कर लीजिए कैसे करेंगे कैलकुलेट। इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर इसलिए करना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, dx/dt। तो हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का। इसका डिफरेंशिएशन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, पर स्क्वायर कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर कीजिए, x इक्वल टू t+7 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ गया, t² 49 + 2t, मतलब ये आ गया 40t। साथ 2a भी आता है, तो a भी मतलब 17 × 14, ठीक है 14t आ गया। ओके, आपको क्या करना है, dx/dt। तो चलिए dx/dt करते हैं। हाँ जी, डिफरेंशिएशन t का कितना होगा 2t, इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा 14। ये क्या आ गई वेलोसिटी। और ऑप्शन थे आपके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t -1, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन सेकंड था b प्रोपोर्शनल टू t²। ऑप्शन 3 है b प्रोपोर्शनल टू 1/t²। और ऑप्शन 4 है एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके ऑप्शन थे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आप देख लीजिए। v इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 2t + 40। तो यहाँ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t-1 है, नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, क्या वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t² है, वो भी नहीं है, तो दूसरा अगला ऑप्शन भी गलत हो गया। b प्रोपोर्शनल टू 1/t² है, वो भी नहीं है, वो भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देते हैं एक्सेलरेशन वाला, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dv/dt इक्वल टू 2t का मतलब क्या होगा, 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 14 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2 मीटर/सेकंड²। अब 2 में कोई टाइम की टर्म तो नहीं है, मतलब 2 के साथ गुणा होके कोई t तो नहीं आ रहा। यदि t आ जाता तो टाइम के साथ तुरंत बदलता, बट जब 2 है तो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन हमारा जो 4th होगा वो सही होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपसे कई बार पूछे जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है औसत वेग, मतलब एवरेज वेलोसिटी। चलिए, आपको डीपीपी की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, जिससे आप पर डे का लेक्चर पढ़ें और यहाँ पे समझें, और उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे आपको सब पे डीपीपी मिल जाएगी। आप वहाँ अपना क्वेश्चन जो भी दिए जाएंगे 8-10 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट डे आपका उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो आई थिंक आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। तो हमारा जो टॉपिक है अब है औसत, मतलब एवरेज वेग, वी एवरेज भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, वी एवरेज क्या होता है, हमने ये वी वेक्टर एवरेज है, ओके, स्पीड नहीं। अच्छा, स्पीड क्या होता है, हाँ जी, स्पीड क्या होता है, स्पीड बताया था हमने, औसत स्पीड या औसत चाल बताई थी, कुल दूरी बटे कुल समय। यदि ये वेग है तो इसका मतलब वी एवरेज होगा कुल विस्थापन
अपॉन कुल समय, मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम। चलिए ये होगा हमारा वी एवरेज, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ध्यान रखना आपको हमने कल वी एवरेज के मतलब स्पीड, जो औसत स्पीड थी उसके कुछ तरीके बताए थे कि यदि आधी दूरी में v1 चाल से चले, आधी दूरी में v2 चाल से चले तो क्या तरीका था, v1 प्लस v2 अपॉन 2। दूसरा क्या था कि यदि आधी दूरी, ये तो था आधे समय वाला, आधे समय में v1 चाल से, आधे समय में v2 चाल से। ये कौन सा था, आधी दूरी v1 चाल से और आधी दूरी v2 चाल से चले तो उसकी एवरेज कितना होगा। तो हमने कल सॉल्व करवाया था 2b1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप सोच रहे होंगे सर ये तो स्पीड के फॉर्मूले हैं, आप यहाँ क्यों लिख रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकती है, चाल और वेग बराबर हो सकते हैं यदि हमारा ऑब्जेक्ट सीधी दिशा में चले, क्योंकि स्पीड और जो वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस किस बात का है, डायरेक्शन का। आप डायरेक्शन को कांस्टेंट कर दीजिए तो स्पीड की क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या बन जाएगी, स्पीड। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूले दोनों वैलिड हैं, किसके लिए, वेग के लिए। लेकिन कब, जब कण सीधी रेखा में गति करे, या आप इसको समझने के लिए ये कह सकते हैं कि दिशा का नियत करना है अपन को। क्या करना है, दिशा नियत हो। यदि दिशा नियत होगी तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और चलिए चाल बराबर वेग होगा तो हम ये फॉर्मूले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल करवाते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल ये है कि एक व्यक्ति सीधी सड़क के अनुदिश, अंडरलाइन करना ये पॉइंट, क्योंकि ये वेलोसिटी वाला न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। तो उसने कहा है एक व्यक्ति सीधी सड़क के अनुदिश t/3 समय में या t/3 समय तक v1 चाल से चलता है और 2t/3 समय तक वो v2 चाल से चलता है। वापस बोल रहे हैं, एक व्यक्ति सीधी सड़क पर t/3 समय, मतलब टोटल समय मान लेते हैं अपन लोग t, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको सीधा कर देते हैं। हाँ जी, टोटल समय t है तो t/3 समय में चलता है v1 वेलोसिटी से और 2t/3 समय तक चलता है v2 वेलोसिटी से। तो आपको बताना है आपकी औसत वेग कितना होगा। तो चलिए सबसे पहली बात, सीधी दिशा है तो सीधी दिशा होने के कारण चाल और वेग बराबर हो गए। तो आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी आ रहा है अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला कल भी लिखवाया था और आज भी वापस लिखवा दिया। चलिए हमने देखा कि t/3 समय तक किससे चल रहा है, v1 चाल से। तो इसमें कुछ उसने क्या तय की होगी, दूरी तय की होगी। यहाँ भी क्या तय की होगी, कोई दूरी तय की होगी या कोई विस्थापन तय किया होगा। यदि सीधी दिशा में चल रहा है तो विस्थापन दूरी बराबर, सीधी दिशा में चल रहा है तो विस्थापन दूरी बराबर। ठीक है, चलिए हम क्या देखेंगे, बी एवरेज क्या आ गया, टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी है जी, x1 प्लस x2, या टोटल विस्थापन कितना है, x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना है जी, t/3 प्लस 2t/3। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2, ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा t। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि v एवरेज निकालने के लिए आपको क्या दिया है, v1 और v2 t/3 और 2t/3। ठीक है, क्या दिया है, v1 और v2 2t/3 और 2t/3। इसका मतलब ये है कि आपको x1 और x2 नहीं पता है। तो x1 x2 निकालने के लिए क्या तरीका है, हम क्या जानते हैं सर, जो वेलोसिटी होती है उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो x1 का मतलब क्या है, v1 वेलोसिटी से चला कितने समय तक, t/3 समय तक,
x2 का मतलब क्या है, v2 वेलोसिटी से चला कितने समय तक, 2t3y समय तक, तो वैल्यू रख दीजिए। क्या हो रहा है भाई, अच्छा ठीक है। तो v एवरेज का मतलब क्या है, v एवरेज का मतलब क्या है, x1 का मतलब देखो b1 ty3, x2 का मतलब क्या है b2 2ty3 अपॉन बोलो अपॉन ty3 प्लस कितना हो गया t, ऊपर से t कॉमन आ रहा है, देखिए जरा t कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे v1 अपॉन 3 प्लस 2b2 अपॉन 3, यही बच रहा है ना, ऊपर से t कॉमन आ जाएगा तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 अपॉन 3 प्लस 2b2 अपॉन 3, और यही हमारा आंसर हो गया, v एवरेज इक्वल टू b1 अपॉन 3 और 2b2 अपॉन 3। ये जो क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है, उसके कई सारे अच्छे ऑप्शन थे, कहीं में b1 नीचे था, कहीं में 3 ऊपर था, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, त्वरण। हाँ जी, देखो वेलोसिटी हमने अभी आपको पढ़ा दी, इसमें हमने आपको x से b जाना सिखाया है, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, और वैसे ही हमने स्पीड में भी आपको दूरी से स्पीड निकालना सिखाया। वेलोसिटी से दूरी कैसे निकालेंगे, मतलब स्पीड से दूरी कैसे निकालेंगे, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये तरीका हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। यदि कोशिश रहा तो इसमें ही बता देंगे, बट अगले में बताएंगे। ध्यान से समझना, दोनों एक दूसरे से कैलकुलेट किए जाते हैं। x से v निकाला जा सकता है और v से x निकाला जा सकता है, बस तरीका अलग अलग होगा, और वो तरीका क्या होगा आपको बता दिया जाएगा। वैसे दो तरीके होते हैं, एक तो ग्राफ मेथड होता है, ग्राफ से निकालते हैं, और दूसरा इंट्रीग्रेशन मेथड होता है, तो दोनों से ही कैलकुलेट की जा सकती है। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है त्वरण। ये लाइट का इशू आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए, हम पढ़ा रहे थे त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो क्वांटिटी या वो फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगी वो एक्सेलरेशन होगा। और इसको बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 या T फाइनल माइनस T इनिशियल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसमें। हाँ जी, बाबत बता रहे हैं। एक्सेलरेशन जैसे हमने बताया था वेलोसिटी वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन बताई थी वी कैप, और यहाँ था उसका परिमाण। तो वी कैप की दिशा कहाँ होगी, जहाँ कण के विस्थापन की दिशा होगी, वही दिशा किसकी होगी, वेग की। वैसे ही ए वेक्टर की दिशा कहाँ होगी, जहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है उस दिशा में होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वेग के परिवर्तन की दिशा में। समझ नहीं आया होगा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, माना एक पार्टिकल ए से चलता है और बी तक जाता है। जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाते हैं, माना यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। यहाँ 1 मीटर पर, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड 3, यहाँ 5 हो गई, यहाँ 8 हो गई, यहाँ और बढ़ गई 10 हो गई। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट के बीच का निकालते, 3 और 2 का। 3 पे कितनी वेलोसिटी है, फाइनल 8, फॉर्मूला क्या है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो 2 और 3 के लिए फाइनल क्या है 8, इनिशियल क्या है 5 अपॉन फाइनल क्या है 3 माइनस 2, कितना आ जाएगा
+3/1। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसका जो परिवर्तन है वो कैसा है, पॉजिटिव, किसका, वेलोसिटी का। इस वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी आगे की तरफ, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, आगे की डायरेक्शन में। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। यहाँ क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। हमने क्या देखा, यहाँ स्पीड हो गई इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, या इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और 3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, फिर घट गई, यहाँ होगी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कण ए से बी की तरफ जा रहा था, जिस कण में वेलोसिटी जा रही थी, मतलब विस्थापन था, उसी दिशा में क्या था, वेग, उसी दिशा में वेग था। और जिस दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा उसी दिशा में क्या है, ए पॉजिटिव, मतलब ए है। यहाँ देखो, ए निकालो किसके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, बी फाइनल कितना है 1, बी इनिशियल कितना है 4 अपॉन फाइनल कितना है 4 -3/1। इसका मतलब -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -3 मीटर अपॉन, माइनस का साइन क्या बता रहा है, हमने क्या बताया कि यदि वेक्टर में माइनस का साइन आप लगा रहे हो तो इसका मतलब किसको शो करेगा, वो डायरेक्शन को। यदि इसको अपन +x मान लें तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, x डायरेक्शन में, और वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, x डायरेक्शन में बढ़ रही है तो x डायरेक्शन लिख दिया, तो एक्सेलरेशन भी किस में हो गया, x में। अब ध्यान से समझना, वेलोसिटी 2, 3, 4, 1, -0.1, मतलब वेलोसिटी है तो पॉजिटिव लेकिन घट रही है, कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा। नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, +x में जा रहा है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है जी, +x में। और +x में जाने के कारण वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है लेकिन घट रही है। लेकिन यहाँ देखो एक्सेलरेशन किस में आ गया, नेगेटिव में। डायरेक्शन क्या लिखोगे यहाँ पे, वही x के, इसको कैसा लिख सकते हैं, 3 - x के। तो वेलोसिटी में परिवर्तन धनात्मक है तो एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी की दिशा में, और वेलोसिटी में परिवर्तन यदि ऋणात्मक है तो एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी की अपोजिट दिशा में। ठीक है, बात आई समझ में। जिस दिशा में विस्थापन होगा उसी दिशा में होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक। लेकिन वेलोसिटी चेंज पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, और यदि वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसके अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट। चलिए, ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम अगला पढ़ते हैं। इसका यूनिट क्या है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बताइए, हाँ जी डायमेंशन बता दीजिए। डायमेंशन को छोटा मत समझा करो, RPSC ले लो, KVS ले लो, NVS ले लो, मध्य प्रदेश लेक्चरशिप ले लो, उत्तर प्रदेश का लेक्चरशिप ले लो। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यूनिट एंड डायमेंशन का आएगा ही आएगा, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन और ऐसे आएंगे जिनको यूनिट एंड डायमेंशन से सॉल्व किया जा सकता है। वापस बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, वो तो चैप्टर का आएगा, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन यूनिट वाइज, मतलब यूनिट और डायमेंशन मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसे भी आते हैं। चलिए सॉल्व करें, आगे बढ़े। तो इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या बताया, मीटर/सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है, dV/dt है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dV/dt। dV/dt को क्या लिखेंगे, d²x/dt²। तो ये क्या है, ऊपर मीटर, नीचे कितने टाइम है 2, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, L1t-2। ठीक है, चलिए m0 भी लिख देते हैं, नहीं कोई बुरा मान जाएगा। तो m0 L1t-2 इसके क्या है, डायमेंशन, और मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, यदि पहले भी बताया या वापस लिख रहे हैं, यदि कण की चाल नियत है, यदि कण की चाल कैसी है जी, नियत, तो बताइए एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं होगा, बताना है आपको। दूसरा, यदि
कण का वेग नियत है, मतलब कांस्टेंट है। इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। बताइए एक्सेलरेशन का क्या होने वाला है यहाँ पे। ध्यान रखना, ये चाल नियत कही है उसने, चाल के साथ दिशा नियत नहीं कही। और एक्सेलरेशन होता है वेग के परिवर्तन में समय। तो वेग चेंज होता है दो चीज़ों से, पहली दिशा और दूसरा परिमाण। तो उसने परिमाण को तो नियत कर दिया पर दिशा को नियत नहीं किया। तो क्या लिखेंगे सर, 0 हो भी सकता है और नहीं भी। 0 कब होगा, जब कण नियत चाल से सीधी दिशा में जाए। 0 कब नहीं होगा, जब नियत चाल से तो रहे लेकिन दिशा बदले। अभी बताएंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। ये लो जी, ये कण नियत चाल से घूम रहा है लेकिन हर पॉइंट पे इसकी दिशा कैसी है, अलग अलग। तो दिशा बदलने के कारण यहाँ जो त्वरण आता है वो कौन सा आता है, अभी केंद्रीय त्वरण। यहाँ का त्वरण 0 नहीं होता। लेकिन कोई कण है जो सीधी दिशा में जा रहा है, यहाँ भी उसका वेग v और दिशा प्लस x, यहाँ भी वेग दिशा प्लस x, यहाँ भी वेग v दिशा प्लस x। तो इस गति के लिए त्वरण क्या होगा, 0। आ जाओ, यदि कण का वेग नियत है, अब वेग में दोनों चीज़ें नियत कर दी उसने, क्योंकि वेग कहने का मतलब यही होता है चाल प्लस दिशा। तो यहाँ चाल भी नियत है और दिशा भी नियत है, तो त्वरण हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखवा देते हैं, आप वो लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो इसी के नीचे लिखवा देते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है और ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आया था, बट हमने जो है एज अ नोट इसको कवर कर लिया है। एक पार्टिकल का त्वरण यदि नियत है, चलो क्वेश्चन ही कर लेते, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक पार्टिकल का, लिखो आप, एक कण का त्वरण यदि नियत है तो उसके पथ की, उसका पथ होगा किस आकार का होगा, या पथ की शेप कैसी होगी। एक जो कण है उसका त्वरण है नियत, क्या है जी, नियत। तो बताइए उसके कण की पाथ कैसा होगा, उसकी जो कण ट्रेवल करेगा उसका क्या बोलते हैं, शेप, पाथ कैसा होगा। ऑप्शन देते हैं, सीधी रेखा, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी परवलय या परवलयाकार, मतलब हाइपरबोला शेप में होगा, ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों। चेक करके बताना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कण अपनी गति विराम से प्रारंभ करे, यदि एक कण अपनी गति विराम से प्रारंभ करे और त्वरण नियत हो, तो अब बताइए उसके कण का पथ या रास्ता कैसा होगा। ऑप्शन ए सीधी लाइन, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऊपर वाले लिख रहे हैं, ऑप्शन सी परवलयाकार, ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों। और चलो एक और दे देते हैं, ई ऑप्शन नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन दे देते हैं ई नन। चलिए इन क्वेश्चनों के आंसर बताइए। ए नियत है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि पार्टिकल जो है वो विराम से है, यहाँ पार्टिकल जो है विराम से चालू नहीं है। यदि पार्टिकल विराम से चालू होगा उसकी ये कंडीशन है, उसमें क्या आंसर आएगा मैं भी देखते हैं। यदि ए नियत है, मतलब त्वरण नियत है, आ जाओ फिर देखते हैं। तो यहाँ से उसने चलना चालू किया और ए बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट है, क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण वो अपने वेग में जो परिवर्तन करेगा वो भी कांस्टेंट वे में करेगा। और वेग यदि कांस्टेंट परिवर्तन करेगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पार्टिकल आगे बढ़ेगा कितनी स्पीड से, जो एक्सेलरेशन उसको गाइड कर रहा है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कितना आएगा,
2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यही तो है। तो हर एक सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट वे में चेंज कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ समझ लो। दूसरा, इसकी दिशा कैसी होगी? यदि सीधी दिशा में यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब कहाँ जा रहा होगा? सीधी दिशा में जा रहा होगा। तो या तो आंसर क्या होगा? सीधी रेखा। बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? या परवलयाकार। देखो, जब हम किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं 0 वेलोसिटी से, तो हम क्या देखते हैं कि नीचे की तरफ त्वरण लगता है -g। नीचे की तरफ त्वरण कितना लगता है? -g। तो हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज होता है, जिस चेंज को हम b बराबर u + at से निकाल सकते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे अभी। तो कहने का मतलब यहाँ गति कैसी है? सीधी दिशा में। कहाँ से चालू हुई? u बराबर 0 से। ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक परवलय हमने गति की, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? g सदैव कहाँ लगता है? नीचे लगता है। जी सदैव कहाँ लगता है? नीचे, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं? किसी बॉल को यू वेग से फेंकते हैं। तो यू वेग से फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती रहती है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहता है? पूरे रास्ते में कांस्टेंट। इसका मतलब इसका पथ परवलयाकार भी हो सकता है। ये किसके लिए है? सीधी दिशा में गति के लिए। तो सीधी रेखा में भी हो सकता है। सोच के देखिएगा। ए यदि नियत है तो हमारा जो रास्ता होगा या पथ का जो कण का पथ होगा वो या तो सीधी रेखा होगा या परवलयाकार होगा। लेकिन यदि आपने बॉल को किसी भी वेग से नहीं फेंका है, बॉल आपकी इनिशियल पोजीशन रेस्ट में थी, तब गति करना चालू की है, तो आपका आंसर हमेशा सीधी रेखा आएगा। हाँ जी, आ गया समझ में? बाकी काम और अभी एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, और आ जाएगा। देखो, एक्सेलरेशन में जो चेंज होना है या एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो वेलोसिटी में चेंज के कारण आएगा। और वेलोसिटी में चेंज जो है हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं। वेलोसिटी में चेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? सर 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कौन सा चेंज है कि सर हमारी चाल नियत हो लेकिन दिशा अलग अलग हो। दूसरा चेंज कौन सा है? सर चाल को बदल दो, दिशा को नियत कर दो। तीसरा चेंज कौन सा है कि सर दोनों को चेंज कर दो। बात आई समझ में या नहीं आई? चलिए देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारा जो वेग है या हमारी जो वेलोसिटी है उसके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो वेलोसिटी का परिमाण जिसको हम आम भाषा में चाल कहते हैं, और ये है वेलोसिटी की दिशा। ठीक, चलिए पहला चेंज, दूसरा चेंज और तीसरा चेंज। पहला चेंज का मतलब यदि v का परिमाण, मतलब हिंदी में और लिख देते हैं, यदि चाल, और भी अच्छे से लिख देते हैं, यदि केवल चाल नियत हो। दूसरा देखो, यदि केवल दिशा नियत हो। यदि चाल तथा दिशा दोनों ही परिवर्तनशील हों। मतलब दोनों भी चेंज हो। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं? केवल चाल नियत हो, इसका मतलब दिशा कैसी हो? परिवर्तित। ये ध्यान रखना, हम केवल दिशा परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसमें किसकी बात कर रहे हैं? चाल कैसी होनी चाहिए? परिवर्तित। इसको कैसे? इसमें दोनों परिवर्तित। देखो ध्यान से, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यदि किसी कण की चाल नियत हो, दिशा कैसी हो? परिवर्तित। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यदि चाल नियत हो तथा दिशा परिवर्तित हो। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है। यहाँ क्या है? चाल तो नियत है, लेकिन जो कण की दिशा है वो हर पॉइंट पे कैसी होगी?
चेंज होगी। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ कण की चाल हर पॉइंट पे नियत है, लेकिन दिशा हर पॉइंट पे अलग अलग है। इस वजह से इसका त्वरण कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, और इसका त्वरण होता कितना है वैसे, v² इसका यदि रेडियस स्मॉल r है तो स्मॉल r लिख देंगे। इसको अविकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, ऐसी गति बताओ सर जिसमें केवल दिशा नियत हो, या जिसमें दिशा नियत हो लेकिन चाल कैसी हो, परिवर्तित। ध्यान से समझना, किसी बॉल को आप ऊपर से छोड़ दो तो बॉल नीचे सीधी दिशा में आएगी कि नहीं आएगी, इसका मतलब पूरे रास्ते बॉल की दिशा कैसी होगी, नियत। लेकिन जब बॉल चालू होगी, फ्री फॉल करवाया है, स्वतंत्र गति की है उसकी, उसको मुक्त रूप से छोड़ दिया है, तो इनिशियल वेग या इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो चाल क्या हो रही है, परिवर्तित, लेकिन दिशा कैसी है, नियत। तो हम नीचे से भी कर सकते हैं, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दो तो ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाता रहेगा, लेकिन वेलोसिटी यहाँ कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ क्या हो जाएगी आगे, इसको इनिशियल कर देते हैं तो u कह देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगी, b = 0। बात आई समझ में। चलिए तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में यदि चाल तथा दिशा दोनों ही परिवर्तनशील हो, ऐसा देखने को कहाँ मिलता है बताओ, यदि चाल और दिशा दोनों ही चेंज हो। आ जाओ फिर, ये लो, कौन सी गति है ये, प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो सर जी कैसे पता चलेगा कि ये जो यहाँ चाल और दिशा दोनों परिवर्तनशील है। यहाँ देखो कितने वेग से फेंका, u वेग से, धीरे 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 ये ऊपर जा रहा है, तो धीरे 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 कौन सा त्वरण काम कर रहा है यहाँ पे, -g, नीचे की तरफ। तो b बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, -gt का, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। यहाँ देखो सीधा सीधा तरीका, पहले दिशा को देख लेते हैं। पहले पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फिर पार्टिकल ऐसे हो गया, फिर पार्टिकल ऐसे हो गया, फिर पार्टिकल ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। इसका मतलब इसकी दिशा बदल रही है, ठीक है। जिस वेग से जा रहा है वो u है, धीरे धीरे इसका वेग घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, यहाँ सबसे कम वेग होगा, मतलब यहाँ केवल क्षैतिज वेग रह जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी, वर्टिकल 0 हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, यहाँ उसी के बराबर हो जाएगी जितने से वो गई थी, मतलब यहाँ जो टकराएगा वो u वेग से ही टकराएगा। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, यूपी पीजीटी में तो खूब क्वेश्चन आते हैं किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के, अभी करवाने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन को कवर भी करेंगे जो यूपी पीजीटी में आए हुए हैं। यदि चाल तथा दिशा दोनों परिवर्तनशील हैं तो आयताग्राफी है। तो आप देख सकते हैं कि त्वरण में जो चेंज है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है, उनके 3 तरीके से वेलोसिटी में चेंज हो सकते हैं, तीनों तरीके आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है एक्सेलरेशन की भी चेंज हो। चलिए, एक हमको रिलेशन दे रखा है विस्थापन और समय में। क्या दे रखा है जी, विस्थापन और समय में एक रिलेशन दे रखा है, और हमने त्वरण के फॉर्मूले एक बार वापस बता देते हैं आपको, बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं। a बराबर या तो आप डेल्टा v/डेल्टा t करेंगे या dv/dt करेंगे, ठीक है, मतलब वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। दूसरा, यदि आपको x दिया है, विस्थापन दिया है, और आपसे पूछा है त्वरण, तो सीधा आप विस्थापन से त्वरण नहीं निकाल सकते, डिस्प्लेसमेंट से सीधा त्वरण या एक्सेलरेशन नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए आपको 2 रास्तों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला कौन सा, x से निकालोगे v dx/dt से, उसके बाद निकालोगे आप फिर एक्सेलरेशन, कौन से तरीके से, a बराबर dv/dt से। आपको यहाँ से होके जाना पड़ेगा, ये कोई रास्ता नहीं जाएगा। तो पहले क्या निकालोगे आप, v, उसके बाद क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। चलिए एक न्यूमेरिकल करवाते हैं।
गाइडेंस आपको दे दी है, वैसे आप खुद भी करके बता सकते हैं हमको। लिखिए क्वेश्चन है x बराबर है 10t² माइनस 2t³। क्या है? x बराबर 10t² माइनस 2t³ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज खुद बना लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ये x और t में रिलेशन है किसी भी पार्टिकल के लिए, हमको t बराबर 2 सेकेंड पर उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो देखिए हमको पता है x से हम सीधा a नहीं निकाल सकते, तो क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी dx अपॉन dt। और क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन कीजिए t के रेस्पेक्ट में, क्या करेंगे? 10 का हो जाएगा 2t माइनस 2, ये आ जाएगा 3t²। और फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, d अपॉन dx, x की पावर n है तो n को आगे लेके आओगे, n में से 1 घटा दोगे। चलिए तो b बराबर कितना आ गया जी? 20t माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 6t²। अब हमको क्या करना पड़ेगा? dv अपॉन dt करना पड़ेगा। किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। बताइए क्या करेंगे? 20 क्योंकि t का हो जाएगा 1, इसका आ जाएगा 12t। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। लेकिन किस टाइम पे? t टाइम पे। हमको कितने टाइम पे चाहिए एक्सेलरेशन? आपको चाहिए सर t बराबर 2 सेकेंड पे। तो t बराबर 2 सेकेंड पे क्या करेंगे? 20 लिखा माइनस 12 इंटू 2, हाँ जी 20 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 12 माइनस 20 माइनस 4 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और समझना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि सर आप तो हमें वन वे पे मूव करवा रहे हैं, मतलब एक रास्ते पे चला रहे हैं, सीधे रास्ते पे। यदि आपको पोजीशन दे वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी दे एक्सेलरेशन निकालो। सर यदि हमको एक्सेलरेशन ये दे दिया जाए तो क्या हम विस्थापन और वेग निकाल पाएंगे? वापस बोल रहे हैं, हमने आपको x से v निकालना बताया, v से a निकालना बताया, लेकिन क्वेश्चन तो a से v निकालने का भी आता होगा और v से x निकालने का भी आता होगा। तो उसका क्या तरीका है? तो इसी सवाल को करेंगे जिससे हम चेक भी कर पाएंगे कि वास्तविकता में ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए पहले तरीका देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला बताइए v का, dx अपॉन dt। इसको और अच्छे से लिखते हैं सजा के, d अपॉन dt और यहाँ लिख दिया x। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको x दिया गया है, क्या निकालना है जी? v। अब हमारा टास्क क्या है? हमको v दिया है, क्या निकालना है? x। गिवन क्या है इस बार गिवन है v, तो हमको v मल्टीप्लिकेशन लाना पड़ेगा। क्या निकालना है? dx, इसको सेपरेट किया, v dt लिख दिया। और x क्या करेंगे? दोनों तरफ टेकिंग इंटीग्रेशन, तो v dt। ये लो जी तरीका आ गया। ये तरीका है कि आप वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ना, आपको विस्थापन मिल जाएगा। चलिए यदि टाइम लिमिट हो, टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं, t1 से t2। वो कह दे कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में निकालो, टाइम लिमिट भी लगा देना। नहीं कहे तो मत लगाना। आ जाओ, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? dv अपॉन dt। तो बताइए dv बराबर क्या है? a dt। तो v कैसे निकालेंगे? a dt। ये लो जी आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे आप एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। चलिए इसी सवाल को कर लेते हैं। देखिए अरे सवाल क्या था? सवाल था हमको गिवन था x इक्वल टू 10t² माइनस 2t³। ये था, मतलब ये हमारा सवाल था, x दिया था, a निकालना था। अच्छा a कितना आया था? a अभी देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, a आया होगा 20 माइनस 6 to 12t, ये आया था a। अब हमको सबसे पहले
ए दिया है, ऐसा मान लीजिए आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आ जाइए, b बराबर क्या बताया था, ए डी टी। वाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, 20 माइनस 12t और क्या करेंगे डी टी। चलिए 20 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो 20 इंटू टी माइनस 12 है, t का क्या होता है t स्क्वायर अपॉन 2। चलिए 12t माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6t स्क्वायर। ये है कि वेलोसिटी, आप अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए, वेलोसिटी पहले भी यही आई थी। ठीक है, चलिए इस बार आपको वेलोसिटी दे दी, क्या पूछ रहा है x, इंटीग्रेशन v dt। हाँ जी, व्हाट इज द v, v इज दैट 20t माइनस 6t स्क्वायर। हाँ जी, x क्या आ जाएगा देखो, 20t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6t क्यू अपॉन 3। आप जानते होंगे वैसे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। तो हमने क्या किया है, यहाँ t की पावर 1 थी तो t की पावर n मतलब n पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। यहाँ t की पावर कितनी है जी, 2 है, तो 2 प्लस 1 3 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया उस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए x बराबर 10, तो क्या लिखेंगे 10t स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया 2 टाइम्स 2t क्यूब। तो देखिए x आ गया, आपसे मैच कर रहा है। तो हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से मतलब कर सकते हैं। तो आज हमने एक्सेलरेशन तक कंप्लीट किया है। कल का लेक्चर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीका है इंटीग्रेशन मेथड, जिससे हम डिफरेंशिएशन मेथड से तो हम x से v निकालते हैं और v से क्या निकालते हैं a, यहाँ लगाते हैं अवकलन नियम मतलब डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करें, यदि a से निकाले v और v से निकाले x तो क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन मेथड। मतलब यहाँ लगाओगे अवकलन का नियम, यहाँ लगाओगे समाकलन का नियम। ये एक तरीका है, लेकिन इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से x निकालने का, या x से b और b से a निकालने का, इन दोनों मेथड्स के अलावा भी एक तरीका होता है जो आजकल बहुत प्रचलन में है, और वो तरीका होता है ग्राफ से। जब हम x से b निकालेंगे, b से a निकालेंगे तो किस तरह ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। और जब a दिया जाएगा तो b कैसे ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ये देखेंगे हम अगले लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।